तो मैं बता रहा था उसमें आयोग परिषद पढ़ा रहा था। तो मैं आप लोगों को संकल्पना में बताया था कि जैसे आयोग परिषद में दो तरह के आयोग परिषद होते हैं। एक तो जो है उस दिन बता रहा था कि संवैधानिक होता है और दूसरा जो है संविधानेतर होता है। तो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में मैं कुछ पढ़ाया था आप लोगों को, और इसमें जो है कुछ संविधानेतर संस्थाएं हैं। तो संविधानेतर संस्थाओं में जो है जैसे कुछ कानून के माध्यम से हैं और कुछ जो है मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा है। तो हम लोग इसी तरह की संस्थाओं की चर्चा आज करेंगे। इसमें जैसे प्रशासनिक अधिकरण का नाम आप लोग सुनते हैं, प्रशासनिक अधिकरण। तो जो प्रशासनिक अधिकरण है तो ये जो है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रशासनिक अधिकरण है हमारे मूल संविधान में नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, और इसमें जो है भाग 14 का जोड़ा गया है संविधान में। और जो भाग 14 का जोड़ा गया उसके माध्यम से दो तरह का अनुच्छेद जोड़ा गया। एक तो जो है वह 323 का जोड़ा गया है और दूसरा जो है 323 ख जोड़ा गया है। तो ये जो 323 क है यह जो है देखा जाए तो हमारे यहां प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। ये जो 323 क है ये प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, और ये संसद को अधिकार, इसमें 323 क के तहत जो है संसद को अधिकार दिया गया है। और इसको दो तरह का जो है हमारे यहां प्रशासनिक अधिकरण बनाए गए हैं। एक तो कैट बनाया गया है और दूसरा जो है सैट बनाया गया है। कैट का मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये ध्यान करिए कि संसद ने जो है कानून बनाकर जो है कैट बनाया है। प्रशासनिक जो अधिकरण है, मतलब अधिकरण को जो है वो देखा जाए तो हमारे यहाँ दो भागों में बांट दिया गया। एक तो प्रशासनिक अधिकरण और दूसरा जो है अन्य अधिकरण। अन्य अधिकरण तो ये जो अन्य अधिकरण है इसमें जो है संसद तथा विधानमंडल दोनों को अधिकार दिया गया है। और अन्य अधिकरण का मतलब जैसे हमारे यहां जो है उपभोक्ता फोरम आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे एनजीटी में आप लोगों को पढ़ाया था, इस तरह की जो संस्थाएं। कैट का मतलब हुआ कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। और सैट का मतलब राज्य प्रशासनिक अधिकरण। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। अब ये जो कैट और सैट जो संसद ने बनाया है, तो आप देखते हैं कि यहां पर जो है कैट के बारे में थोड़ा सा सुनना है। देखिए जो कैट संस्था है संसद द्वारा जो बनाया गया, तो इसमें जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो केंद्रीय स्तर के जो भी अधिकारी हैं, चाहे अखिल भारतीय सेवा से जुड़े अधिकारी हैं, चाहे केंद्रीय सेवा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, सेना के जो सिविल पद हैं, इन लोगों के बारे में जो है वह देखा जाए तो उनकी जो नियुक्ति होती है, जो पदोन्नति होती है, स्थानांतरण होता है, जो सेवा शर्तें हैं, उससे संबंधित कोई मामला आता है तो उसकी सुनवाई कैट करता है।
और कैट को जो है, कैट के निर्णय को आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि जो कैट संस्था है इसमें एक अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो है बहुत सारे, लगभग 16 जो है उपसभापति इसमें रखे गए हैं, 49 इसमें सदस्य हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो है 5 वर्ष रखा गया है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। अब यहां पर ध्यान रखिए कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो एक बहुसदस्यीय संस्था है, मल्टी मेंबर काउंसिल है, और इसमें जो है जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष और 65 वर्ष रखा गया है, और जो अन्य सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी 5 ही वर्ष है, लेकिन उम्र जो है 62 वर्ष रखा गया है। और यहां पर ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो कैट है इसकी जो मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है, वो दिल्ली में है। 16 अन्य पीठें जो हैं, जो ब्रांच है, वो अन्य राज्यों में स्थापित किया गया, अन्य स्थानों पर स्थापित किया गया है। और ये जो अन्य अधिकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर संसद और विधानमंडल दोनों जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है बना सकते हैं। और मुख्यतः जो है वो देखा जाए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम है, जैसे एनजीटी में बताया। इसी तरह से जो है वो देखा जाए तो जैसे कर के संदर्भ में कोई समस्या है उसके लिए फोरम बनाया जा सकता है, अधिकरण बनाया जा सकता है। भूमि सुधार से जुड़े हुए मामले हैं तो उस पर भी अधिकरण बनाया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो यह अधिकरण बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये संस्था क्या है? तो एक प्रकार से अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। ट्रिब्यूनल क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। विशेष विभाग से संबंधित जो है, जो जुड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का यह निदान करता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है, जैसे आजकल पेपर में खूब जो है चर्चा चलता है सीबीआई तथा सीवीसी, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले जैसे सीबीआई है उसके बारे में पढ़ना है, इसका सामान्य पहलू जानना है। फिर सीबीआई का कार्य क्या क्या है। इसी तरह से जो है सीवीसी के बारे में, सीवीसी का जो है सामान्य पहलू जानना है। फिर इसका कार्य आप लिख शक्तियां। अब फिर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सीबीआई और सीवीसी में जो है अंतर जानना है, जिससे इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई प्रश्न आए तो आप जो है उससे जुड़ा कोई प्रश्न आए तो आप उसको कर सकें। तो ऐसे बनाइए। अब सबसे पहले जो है हम लोग सीबीआई के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए सीबीआई जो है, सीबीआई जो संस्था है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो ये जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो है इसका प्रारंभ 1941 से ही दिखाई देता है, जब विशेष पुलिस संगठन की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के लिए जो है एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया गया, और इसी को ध्यान में रखते हुए यह संस्था बनाया गया था 1941 में। तो आप जानते हैं कि 1946 में जो है
सीबीआई का विस्तार किया गया। और जब हम लोग आजाद हो गए तो आजादी के बाद जो है 1 अप्रैल 1963 को जो है गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा इसका नाम सीबीआई किया गया। गृह मंत्रालय के आदेश से इसका नाम सीबीआई हुआ। और आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में सीबीआई जो है सामान्य भ्रष्टाचार से मामलों की सुनवाई करता था, लेकिन 1969 में जो है इसका दायरा बढ़ा दिया गया, बैंकों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। प्रारंभ में इसकी 2 ही शाखाएं थी, सामान्य अपराध शाखा और आर्थिक अपराध शाखा। लेकिन 1987 में 1987 में 2 अतिरिक्त संभाग बनाए गए। एक तो भ्रष्टाचार विरोधी संभाग बनाया गया और दूसरा जो है विशेष अपराध संभाग बनाया गया। तो 2 संस्थाएं और उसमें बढ़ा दी गई, उप विभाग बढ़ा दिया गया, भ्रष्टाचार विरोधी संभाग और विशेष अपराध संभाग बनाया गया। अब देखिए, ये जो सीबीआई है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, किसी कानून के माध्यम से नहीं बना है, बल्कि देखा जाए तो एक प्रस्ताव के माध्यम से बन गया। इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सीबीआई जो है केंद्र का खिलौना है, क्योंकि भाई कोई कानून तो बना नहीं, संविधान में इसका उल्लेख है नहीं, सरकार अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग भी करती है। और आप लोग पढ़ते हैं कि सीबीआई का एक निदेशक होता है, जिसकी सहायता के लिए जो है विशेष निदेशक रखे गए हैं, अतिरिक्त निदेशक रखे गए हैं, संयुक्त निदेशक रखे गए हैं, पुलिस अधीक्षक इसमें रखे जाते हैं और अनेक अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। लगभग जो है 5-6 हजार लोगों का यह एक संस्था है। और यह संस्था जो है, जैसे मैं बताया कि मुख्यतः जो कार्य है तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक प्रकार से कह सकते हैं कि केंद्रीय पुलिस जो संगठन है, इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के मामलों, वित्तीय अपराधों या इस तरह से जो गंभीर मामले हैं उनकी ये जांच करता है। केंद्रीय कानून का उल्लंघन होने पर जांच करता है। संगठित मान लीजिए कोई गिरोह है, पेशेवर अपराधी हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, इस तरह से, या विभिन्न राज्यों से संबंध है तो उसकी भी जांच कर लेता है। तो मैं आपको बताया कि यह संस्था जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि केंद्रीय शासन के कर्मचारियों, उनके मामलों से संबंधी जो है कोई भ्रष्टाचार है, राज्य शासन के मामलों या विवादों की छानबीन भी कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था राजसूची का विषय है, इसीलिए राज्य सरकारें सीबीआई का विरोध भी करते हैं, क्योंकि भाई सीबीआई जो है, जब कानून व्यवस्था राजसूची का विषय है तो सीबीआई की जांच क्यों? इसीलिए देखिए पश्चिम बंगाल, आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि ममता बनर्जी साहब जो है बार बार इसका विरोध करती हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त जो सार्वजनिक उद्योग हैं उसमें कोई भ्रष्टाचार है तो उसकी भी जांच कर सकता है। तो ये मैं बताया कि हमारे यहां जो है, लेकिन सीबीआई की समस्या ज्यादा है, जो अभी मैं बताया कि न तो संवैधानिक संस्था है न तो कानूनी संस्था है, इसलिए केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करता है, जैसा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी जो है जांच और न्यायिक प्रक्रिया जो है, केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप होता है उसके कारण भी समस्या आता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि सीबीआई जब राज्य में जांच करती है तो राज्य पुलिस का उचित सहयोग नहीं मिलता है, जिससे जो है लक्ष्य जो है वो प्रभावित होता है, जांच पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। और सीबीआई, अभी मैं बताया कि जैसे कानून व्यवस्था के संदर्भ में राज्यों में जब जांच करती है तो इससे हमारा संघवादी मूल्य भी प्रभावित होता है। क्यों संघवादी मूल्य प्रभावित होता है? तो अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहां जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि सीबीआई जो है केंद्र के प्रस्ताव पर बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो ये राज्यों में जाकर जांच करता है तो कानून व्यवस्था राजसूची का विषय है, जिसके कारण जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी के कारण जो है केंद्र राज्य के मध्य विवाद की संभावना भी बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरह की संस्था है,
किस तरह की जांच करती है, क्या इसकी समस्या है। इसी तरह से थोड़ा सा जो है वो देखा जाए तो हम लोगों को सीबीसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि वो भी चर्चा में आता है। मैं आप लोगों को जब गवर्नेंस पढ़ाया था तो गवर्नेंस में भी जो है आप लोगों को मैं सीबीसी पढ़ाया था, सीबीआई पढ़ाया था, लेकिन वहां पर व्यापक रूप से सब पढ़ाया था। यहाँ पीटी में उतना व्यापक नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ कथन कारण का प्रश्न आए, कुछ जो है तथ्यात्मक प्रश्न आए तो आप कर सकें। ये जो सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तब इसके बारे में समझिए। अब इसके बारे में वही हम लोग को सामान्य पहलू जानना है, और फिर इसके कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो देखिए, जो संथानम समिति थी, संथानम समिति की अनुशंसा पर ही जो है सबसे पहले 1964 में 1964 में मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा यह संस्था बनाया गया। मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा यह संस्था बनाया गया, और उस समय जब बनाया गया था तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे नित्तूर श्रीनिवास, जो मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था बनी थी। फिर इसमें जो है आप जानते हैं कि 1998 में जो है अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू किया गया। 25 अगस्त 1998 में जो है अध्यादेश के माध्यम से लागू हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि अध्यादेश पारित नहीं हो पाया, क्योंकि जिस दिन अध्यादेश जारी होता है, जब अगली बैठक होती है, तो अगली बैठक जो होती है तो 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित होनी चाहिए। मतलब आज अध्यादेश जारी हुआ तो इसके बाद जब बैठक शुरू होगी तो 6 सप्ताह का समय मिलता है, तो पारित नहीं हो पाया। फिर आप जानते हैं कि सरकार ने 1999 में इसको फिर बढ़ा दिया आगे अध्यादेश के माध्यम से। भाई जैसे भूमि अधिग्रहण जो कानून था, उसमें भी देखा जाए तो 2-3 बार अध्यादेश जारी हो गया था। उसी तरह से एक बार अध्यादेश के माध्यम से पुनः इसको आगे बढ़ाया गया। और आप जानते हैं कि अंततः 2003 में यह जो है कानूनी संस्था बना, मतलब कानून के माध्यम से यह संस्था बनाया गया। और आप जानते हैं कि ये जो कानूनी संस्था बनाया गया, इसमें जो है एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 जो है सतर्कता आयुक्त रखे जाते हैं। इस तरह 3 सदस्यीय संस्था है, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 जो है सतर्कता आयुक्त रखे जाते हैं। इस तरह 3 सदस्यीय यह संस्था है, और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि जो इसमें जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, और साथ ही साथ जो है वो देखा जाए तो जो सतर्कता आयुक्त हैं, इन दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है समिति की सलाह पर करता है, समिति की सलाह पर। और यहां पर ध्यान रखिए कि समिति में जो है वो देखा जाए तो 3 सदस्य होते हैं, एक तो पीएम, दूसरा गृह मंत्री, और तीसरा जो है बड़े दल का नेता, बड़े दल का नेता या विपक्ष का नेता। तो 3 लोगों के सुझाव पर जो है यह संस्था नियुक्ति करती है, मतलब कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और यहां पर जो कार्यकाल है, ये 4 वर्ष रखा गया है, 4 वर्ष या 65 वर्ष रखा गया है, जो भी पहले पूरा हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। तो ये तो मैं आप लोगों को सामान्य इसका पहलू बताया कि ये सामान्य पहलू है। अब इसका कार्य आपको जानना है कि क्या कार्य करता है। तो लोक सेवकों द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है
उन मामलों की सुनवाई जो सीबीआई करती है, तो सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच का अधीक्षण करता है, सुपरविजन करता है, उसकी देखरेख करता है। पहले तो एक बात समझिए। दूसरा चीज ये ध्यान रखिए कि सीबीआई द्वारा जो जांच की जा रही है, उस जांच की प्रगति की समीक्षा करता है कि कोई जांच की गई तो कहां तक जांच पूरी हो पाई है, क्या क्या उसमें बचा हुआ है, क्या अवशेष जांच रह गया है, इस तरह की चीजों की जांच करता है। और तीसरा इसका पहलू है कि केंद्र सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय हैं, जो संगठन हैं, उसमें संचालित सतर्कता जो प्रशासन है, उस सतर्कता प्रशासन के कार्यों का अधीक्षण करना। और चौथा जो बात है, जो केंद्रीय लोक सेवक हैं, तो केंद्रीय लोक सेवकों के विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कराना। अब देखिए, ये सब तो इसके कार्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। और मैं अभी बताया कि इसकी भी समस्या है। समस्या यह है कि जैसे मैं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति में सरकारी पक्ष का ही बहुमत है। देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तो सरकार जो चाहेगी उसकी नियुक्ति हो जाएगी, जब कितना महत्वपूर्ण पद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, बड़ी संस्था बनाई जानी चाहिए, बड़ी समिति बनाई जानी चाहिए। और दूसरा चीज है कि सीबीआई की स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है। सीबीआई द्वारा किए गए कार्यों की यह समीक्षा करता है, तो कभी कभी सीबीआई सीबीसी में भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होता है। और जो मैं आप लोगों को करंट में लोकपाल पढ़ाया था, लोकायुक्त पढ़ाया था, तो उसमें मैं बताया था कि जो हम लोग के यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त है, तो कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो जब ये संस्था बना दिया गया, लोकपाल बना दिया गया, लोकायुक्त राज्यों में बना दिया गया, तो फिर ऐसी दशा में सीबीसी की जो प्रासंगिकता है वो कमजोर हुई है, क्योंकि एक ही तरह के कार्यों के लिए दो दो संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह आया है कि लोकपाल की नियुक्ति के बाद जो है इस संस्था की जो प्रासंगिकता है, वह प्रासंगिकता जो है वह प्रभावित हुआ है। एक तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। अब हम लोग को थोड़ा सा जो है ये सीबीआई और जो है सीबीसी में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कोई प्रश्न आए तो जैसे अब एक एक समझिए। जो सीबीआई है एक पुलिस संगठन है, विशेष पुलिस संगठन है, अभी मैं बताया। और जो सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यह परामर्शी संस्था के रूप में है। और आप देख रहे हैं कि जो सीबीआई का गठन किया गया था, तो सीबीआई का गठन विशेष पुलिस अधिनियम के तहत हुआ था, केंद्र सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से इसका नाम बदल दिया गया। और यहां पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट रूप से कानून बनाकर 2003 में इस संस्था का गठन किया गया। देखिए, कार्य में भी अंतर दिखाई देता है। भाई सीबीआई जो है व्यक्ति को हिरासत में लेने, माल जब्त करने, छापा मारने, इस तरह के कार्यों को करता है। और जो सीबीसी है, आयोग को ऐसा कोई अधिकार नहीं, सीबीसी को कोई ऐसा अधिकार नहीं, सीबीआई की सहायता से कार्य करता है। और आप देखते हैं चौथा जो अंतर है, तीसरा जो अंतर है कि सीबीआई के कार्य क्षेत्र में संपूर्ण भारत, भ्रष्टाचार प्रकरण, आर्थिक, राजनीतिक, विशेष अपराध सब शामिल है। और जो सीबीसी है केवल केंद्र सरकार के कर्मियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों, इसका अधिकार क्षेत्र भी कम हुआ। अब मैं बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आपराधिक मुकदमा जो है सीबीआई चलाती है। और यहां पर देखते हैं इस तरह का कोई जो है इसको अधिकार नहीं है। कार्य के क्षेत्र में भी सीबीसी जो है कमजोर है। जो हम लोग के यहां भ्रष्टाचार निरोधक जो अधिनियम है 1988, अभी उसमें परिवर्तन जो हुआ था, मैं आप लोगों को गवर्नेंस से पढ़ाया भी था, तो आप देखते हैं कि उसके तहत जो है आपराधिक मुकदमा जो है सीबीआई दायर करती है। और जो सीबीसी है सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से विभागीय
कार्रवाई की तरह एक तरह से जांच करता है, तो जांच की प्रकृति में भी अंतर दिखाई देता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताया इसी तरह से जो है जो पेपर में आजकल आ रहा है, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग को चर्चा करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं आजकल पेपर में खूब आता है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, तो प्रवर्तन निदेशालय में भी यही चीज है। इसका सामान्य पहलू जानिए पहले। अब फिर इसका जो है कार्य आप लिख शक्तियां, अब समझिए। अब देखते हैं कि जो प्रवर्तन निदेशालय है इसका गठन जो है 1960 में हुआ था। इसका गठन जो है 1960 में हुआ था। शुरुआती दौर में जो है जानते हैं कि इसके लिए जो है कानून बनाया गया था, और यह पहले जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के तहत कार्य करता था, लेकिन वर्तमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत यह कार्य करता है। और इसमें जो है प्रवर्तन निदेशक होता है, 2 विशेष प्रवर्तन निदेशक होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो है सहायक निदेशक रखे गए हैं। अब जैसा समझिए ये संस्था करता क्या है। अब आप लोग इकोनॉमिक्स में इसको पढ़े भी होंगे कि इसके कार्य और शक्तियां, मैं भी थोड़ा सा बताता हूं। देखिए यहां पर जो है जो हम लोग के यहां फेमा है, फेमा, तो आप जानते हैं कि विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो 1999 में फेमा बनाया गया था, जो 2000 से लागू हुआ, इस फेमा कानून का जो है वो देखा जाए तो यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसकी ये जांच करता है। तो आप देख रहे हैं कि विदेशी विनिमय प्रबंधन जो अधिनियम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है उसके तहत जो है किसी चीज का यदि उल्लंघन हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी जांच करता है। व्यक्ति और फर्म के ऊपर जो है आर्थिक दंड लगाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि फेमा कानून के संरक्षण की भूमिका में है, फेमा कानून के संरक्षक की भूमिका में है। और दूसरा इसका जो कार्य है जो आप लोग पढ़ते होंगे पीएमएलए, तो आप जानते हैं कि 2000 में कानून बनाया गया था, 2002 में कानून बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप लोग पढ़े होंगे इसको, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, तो ये 2002 में बनाया गया था, 2005 से लागू हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पीएमएलए है, अभी ये क्यों चर्चा में रहा, जमात वाला केस आप लोग पढ़े होंगे, रोज पेपर में आ रहा है। तो ये संस्था पूछ सकता है पीटी में। यही मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं
कि पीटी में एक सिलेबस होता है, ये आपका सिलेबस है, आपने सिलेबस पढ़ लिया, जैसे मैं बेसिक पढ़ाया, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट वाला पोर्शन पढ़ाया, सब सिलेबस आपने पढ़ लिया। अब सिलेबस के अलावा आपको क्या पढ़ना है? तो भाई सिलेबस के अलावा आपको क्या पढ़ना है? जैसे आप देखते हैं कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बाद आपको क्या करना है कि एक साल की घटना पर नजर रखना है, और एक साल की जो घटना है उससे संबंधित जो पहलू है उसको पढ़ लेना है। एक तो काम ये करना है। पहला चीज मैं बताया कि ये सिलेबस पढ़ लीजिए, जो आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस पढ़िए चुपचाप। अब सिलेबस में ये नहीं कि ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, पिछले साल में ये आया था, फेल होने का पहला चरण है। फेल तो आप ही होंगे ना, हम लोग तो बोल देंगे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आ गया तो आप समझदारी से, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है तो उस बुद्धि का थोड़ा प्रयोग भी कर लिया करिए। सिलेबस जो लिखा है यूपीएससी, चुपचाप सिलेबस पहले पढ़िए, इसके बाद एक साल की घटना पर नजर रखिए, उससे संबंधित जो पहलू है। अब रोजाना ईडी का पेपर में निकल रहा है, रोज आप लोग न्यूज में सुन रहे हैं, ईडी के बारे में पढ़ लेना चाहिए ना। सीबीआई पेपर निकलता है, सीवीसी निकलता है, मान लीजिए अल्पसंख्यक आयोग का विवाद आया, करंट में मैं पढ़ाया था, तो आप देख रहे हैं ये सब यदि नहीं पढ़ के जाएंगे तो उसका प्रश्न आएगा तो कौन सा गलत प्रश्न पूछ दिया। अब ये कहने से अब तो ईडी भी पूछ रहा है, अपना दोष नहीं है भाई, 1% आपका भी तो दोष हो सकता है, वैसे तो 99% कमीशन का ही दोष हो जाता है, क्यों ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछता है। सबसे बड़ी परीक्षा है उसमें भी ढंग का क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहला काम सिलेबस, उसके बाद इसको जो जो एक साल की घटनाएं हैं उस पर नजर रखिए, उसको पढ़िए, और दूसरा काम है इसका अभ्यास करिए। 5000 क्वेश्चन टिक लगा के जाइए, वहां आपसे लगेगा नहीं, मन करे तो 1-2 बार देख लीजिए, क्योंकि जब आप 5000 क्वेश्चन पॉलिटी का टिक लगा के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तभी वहां लगेगा। और तीसरा चीज है, एक अपना नोट्स बनाइए जिससे आप रिवीजन कर सकें। इसीलिए मैं देखिए बना बना के लिखवाता हूं आप लोगों को, उसका एक कारण है, उस समय काटने वाली बात नहीं है कि आपको समझा दिया, आप इतने बड़े विद्वान नहीं हैं कि एक बार में समझा दिया तो आपके दिमाग में चला गया, फीड हो गया, और फिर वहां पर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। नोट्स बनाना चाहिए, उस नोट्स को बार बार रिवीजन करना चाहिए जिससे चीजें याद हों। ये पढ़ने का पीटी में तरीका होता है। क्योंकि इसका अंतिम क्लास आज है, जो संस्था और थ्योरी वाला पोर्शन था उसमें बहुत सारा मैं करंट में आप लोगों को पढ़ाया था, यूट्यूब पर आप लोग देखे भी, जो लोग नहीं देखे होंगे देख भी सकते हैं। रीयूनियन आईएएस का जो यूट्यूब है उस पर आप देख सकते हैं, और जो बचा हुआ है उसको मैं पढ़ा रहा हूं, और जो अन्य भी मान लीजिए छूट गया उसको भी आप पेपर पत्रिका में पढ़ते हैं, उसको भी नोट्स में जोड़ लीजिएगा। शार्ट में काम नहीं होगा, बार बार कहता हूं। और ये ध्यान रखिए कि आप हमसे यही तो कहेंगे कि सर जानते हैं 20 क्वेश्चन पॉलिटी का आता है तो मेरा जो है 12-13 तो हो ही जाता है, 20 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का आता है तो मैं उसमें 12-13 तो कर ही लेता हूं, 20 हिस्ट्री में आता है तो 12-13 तो मेरा हो ही जाता है। तो सर हो तो जाता है, लेकिन सर होता नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि कुल मिला के 85 करते हैं, हर बार आपका जो है 45-85 होता है, अब मेरिट हर बार 52-53 ही जाती है, हर बार 2-3 क्वेश्चन से ही आप फेल हो रहे हैं। ये 20 बढ़ाकर, ये 13 जो है इसको बढ़ाकर 17 करना पड़ेगा, इसको 16 करना पड़ेगा, इसको 17 करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और 17 कब होगा? जब ये प्रोसेस पूरा 1 2 3 पूरा करेंगे तब ये होगा, ऐसे नहीं हल्का सा पढ़ लिया, अपना कोई गाइड वोड ले लिए, पढ़ लिया, हल्का सा हो गया पॉलिटी, ज्यादा ज्यादा 12-13 सही हो जाएगा, 14 सही हो जाएगा, होना तो है नहीं। पीटी दे लीजिए परीक्षा। इसलिए बोलता हूं अभी समय है, खूब अच्छा से पढ़िए। और मैं बता रहा था अभी कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में बनाया गया, 2005 से लागू हुआ,
तो इसमें जो है, जो पीएमएलए के लगभग 28 जो कानून हैं, उसमें से किसी कानून का यदि उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करता है। जैसे दाऊद इब्राहिम का केस पढ़े होंगे, उसकी संपत्ति को जब्त किया गया बॉम्बे में, वो पीएमएलए कानून के तहत किया गया। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में कि कोफेपोसा, कोफेपोसा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी अधिनियम, तो 1974 में एक कानून बनाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि 1974 में जो कानून बनाया गया, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, तो कोफेपोसा कानून के तहत अपराधियों को नजरबंद करने के मामलों में कार्रवाई की सिफारिश करता है। किस कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करता है। और यह भी ध्यान रखना है कि कोफेपोसा जो कानून है, उसके तहत जो है विदेशों में जो संपत्ति जमा है उसे जब्त करना। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था पेपर में, तो उसमें जो है विजय माल्या वाला जो केस है, विदेशों में जो संपत्ति है उसको जब्त करना, अन्य देशों से वार्ता करके इसका समाधान करना। तो एक प्रकार से ईडी भी जो है अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है, अपराधियों पर मुकदमा चलाता है। और मैं बताया कि फेमा के उल्लंघन से संबंधित जो है कोई चीज है, जानकारी है, खुफिया जानकारी है, तो उसको एकत्रित करना। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य स्तर पर जो एजेंसियां हैं, खुफिया जो एजेंसियां हैं, उनसे समन्वय करना, विभिन्न स्रोतों से उनकी जानकारी प्राप्त करना। इसी प्रकार से देखते हैं कि जो फेमा कानून है उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमा जो चलता है उसमें सरकार के पक्ष को रखना। जैसे मान लीजिए मोहम्मद साद वाला जो देखे होंगे कि जो है ईडी ने भी मुकदमा दायर किया। या इसी प्रकार से जो हवाला आप लोग सुनते हैं कि विधिक स्रोत, बिना विधिक स्रोत के विदेशों से पैसा जो मंगाया जाता है उसकी जांच करना, ये सब चीज ये कार्य करता है। तो एक तो आपको ये तैयार करके रखना है, ठीक है। अब इसमें मैं बताया था कि कुछ जो संस्थाएं हैं, अब देखिए ईडी का भी ऐसा नहीं कि इसका समस्या नहीं, इसका भी समस्या है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति होती है तो सरकार का दबाव रहता है, निष्पक्षता प्रभावित होती है। जो ईडी है और जो अन्य विभाग है उसके मध्य भी संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। अभी पेपर में देख रहा था सीमा शुल्क विभाग के साथ जो है संघर्ष की स्थिति। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक व्यक्ति जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, इनको न्यायिक प्रशिक्षण नहीं होता, जिसके कारण कभी कभी त्रुटियां भी रह जाती हैं। और ईडी के निर्णय को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दिया जा सकता है। इससे जो है केस सालों तक चलते हैं, ये सब भी समस्या है। सरकार का जो दबाव है वो भी एक समस्या अभी जो बताया, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जो है जैसे मैं आप लोगों को जब करंट पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी पढ़ाया था। तो ये मैं करंट में आपको पढ़ाया था, लेकिन उसमें एक संस्था जो है उस दिन छूट गया था करंट में, राष्ट्रीय महिला आयोग। एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इसमें जो इसका सामान्य पहलू और फिर इसका कार्य आप लिख सकती हैं। ऐसे बनाइए। अब समझिए इसको।
तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, यह भी जो है विधिक संस्था है, कानूनी संस्था है। और ये जो कानूनी संस्था है, तो आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे इसका गठन जो है एक विधेयक बनाया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो 1990 बनाया गया था, उसी के माध्यम से जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो आप देखते हैं कि 1990 में कानून बनाया गया, लेकिन ये संस्था जो है 31 जनवरी 1992 द्वारा 1992 में लागू हुआ। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, और अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल जो है 3 वर्ष रखा गया। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना? 3 वर्ष। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और यहां 5 सदस्य में जो है एक महिला का होना आवश्यक है, जो SC ST से संबंधित महिला हो। यहां पर हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। यह आपको सामान्य पहलू ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका कार्य और शक्ति क्या क्या है। देखिए, महिलाओं के लिए संविधान या कानून में जो बातें लिखी गई हैं, उनको लागू करवाना, उनको लागू करने के लिए सरकार को सुझाव देना। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे घरेलू हिंसा निवारण कानून 2005, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का सिफारिश था। जैसे महिला थाना आप लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष पढ़ते हैं, मेट्रो में महिला आरक्षण, मेट्रो का पहला जो कोच है, ये सब जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुझाव दिया। दूसरा चीज यह है कि बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो प्रश्न हैं, उनसे संबंधित मामलों को जो है न्यायालय में दायर करना, सरकार पर दबाव बनाना, PIL दायर करना। तो आपको ध्यान होगा किस तरह से, और आजकल जो है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो है महिलाओं के कल्याण में भी सहायता करता है। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, इस संदर्भ में सरकार को सुझाव देता है। जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक आर्थिक योजना बन रहा है, उन योजनाओं को लागू करना है, तो उसमें भी सरकार को सुझाव देता है। जैसे महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है उसको भी परामर्श देता है। और इसके लिए बाकायदे महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक शिकायत सेल बनाया गया है, परामर्शी सेल भी है, वैधानिक सेल भी है। और इस तरह से देखा जाए तो यह संस्था जो है कार्य करती है। लेकिन मैं अभी बता रहा था, इस संस्था की भी समस्या है। आयोग केवल सिफारिश कर सकता है, उसको कोई प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट का कोई उसको अधिकार नहीं है। इसकी रिपोर्ट को संसद और सदन में भी नहीं रखा जाता। मानव संसाधन मंत्रालय ही रिपोर्ट को देखता है। तो इसका देख रहे हैं कि वजूद भी कमजोर है। और मैं बताया कि नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया है नहीं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्ति हो जाता है। राजनीतिक दलों से संबंधित जो है व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि विशेष प्रक्रिया तो है नहीं। वित्तीय स्वायत्ता भी नहीं है, इसके अपने कर्मचारी भी नहीं होते हैं। जो हम लोग क्या महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसी के कर्मचारी जो है इसमें आकर काम कर लेते हैं, डेपुटेशन पा जाते हैं, प्रतिनियुक्ति पर आ जाते हैं। इस तरह से इसकी स्थिति जो है कमजोर है। और मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, उसमें जो नीति आयोग है उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। मैं उस दिन करंट का जब पढ़ाया था तो उस करंट में पढ़ाया था तीसरे चौथे दिन।
जब NHRC पढ़ाया था। एक और भी चीज उसमें पढ़ाया था, अल्पसंख्यक आयोग, तो उसको भी यूट्यूब पर मैं पढ़ाया था, उसको भी आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहां से प्रश्न आ सकता है। विधि आयोग पढ़ाया था, उस विधि आयोग को भी देख सकते हैं, विधि आयोग को भी मैं पढ़ाया था, याद आया। अब उसमें जो है एक दो संस्था और भी है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद भी पढ़ाया था उस दिन मैं यूट्यूब पर। तो क्षेत्रीय परिषद, थोड़ा सा ये जो बचा है जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल जो है वो देखा जाए तो इसमें भी जो इसके सामान्य पहलू हैं, और फिर जोनल काउंसिल में जो है इसका क्या कार्य है, किस संदर्भ में सलाह देता है, उसको पढ़ना है। अब पहले इसका सामान्य पहलू समझिए। जिसमें बता रहा था कि जो जोनल काउंसिल है, बनाइए, जोनल काउंसिल जो है, जब हम लोग क्या राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था फजल अली साहब की अध्यक्षता में, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही जो है वो देखा जाए तो जोनल काउंसिल बनाने का सुझाव दिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही सबसे पहले कहा था कि हम लोग क्या जो है जोनल काउंसिल बनना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब ये सुझाव दिया था कि जोनल काउंसिल बनना चाहिए, तो उसकी सुझाव पर ही 1956 में जोनल काउंसिल बनाया गया। और जोनल काउंसिल बनाने का सुझाव जो है नेहरू साहब ने भी दिया था। तो कभी आए कि किस नेता ने सुझाव दिया था, किस प्रधानमंत्री के सुझाव पर, तो नेहरू साहब ने जो है सुझाव दिया था। और जो हम लोग क्या राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में बनाया गया था, तो आप जानते हैं कि उसका जो भाग था, भाग 3 में जो धारा 15 था, उसी के तहत जो है 5 जोनल काउंसिल बनाया गया। तो आप लोग पढ़ते हैं कि जो 5 जोनल काउंसिल बनाया गया, तो 1956 में 5 जोनल काउंसिल बनाया गया था। बाद में 1971 में जो है पूर्वोत्तर परिषद बनाया गया। तो आपको जो है ये जो 5 जो क्षेत्रीय परिषद है, ये ध्यान होना चाहिए। अब मैं एक एक बताता हूं। पहला जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मतलब यह हुआ कि उत्तर के राज्यों को इसमें रखा गया है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अब तो मान लीजिए लद्दाख हो गया, दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, इस तरह से। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। तो आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि 5 क्षेत्रीय परिषदों का नाम क्या है, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं और इसका मुख्यालय क्या है। जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और इसका मुख्यालय जो है इलाहाबाद में बनाया गया है। तीसरा जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, उसमें जो है बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, अब उसका नाम ओडिशा है। ये 4 राज्य रखे गए हैं। और जो हमारे यहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में। तो आप देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है कलकत्ता में रख दिया गया। और जो हमारे यहां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, उसमें जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इस तरह के जो क्षेत्र हैं उसको रखा गया है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और 5वां जो क्षेत्रीय परिषद है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पांडिचेरी, इसको रखा गया है। और इसका मुख्यालय चेन्नई में है।
एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो 5 क्षेत्रीय परिषद है, इसके अलावा हमारे यहां पूर्वोत्तर परिषद भी है। और ये जो पूर्वोत्तर परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद तो बनाया गया 1956 में, और जो पूर्वोत्तर परिषद है वो 1971 में बनाया गया। इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों को रखा गया है, जैसे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, इसको रखा गया। सिक्किम को सबसे बाद में इसमें शामिल किया गया पूर्वोत्तर परिषद में। और इसका मुख्यालय जो है गुवाहाटी में बनाया गया है। पहले इसका अस्थायी मुख्यालय था, अब स्थायी कर दिया गया है गुवाहाटी में। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कैसे हुआ, तो अभी मैं बताया कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर। और जो 5 क्षेत्रीय परिषद 1956 में बनाया गया था, एक अन्य क्षेत्रीय परिषद 1971 में बनाया गया। तो ये जो व्यवहार में 6 क्षेत्रीय परिषदें जो कार्य कर रही हैं, इन 6 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। ये ध्यान रखना है कि सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। ये ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, अब मैं पूछूं कि सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री। आज जब मैं किसी का स्पेसिफिक नाम ले लूं कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है उसका अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिए कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा। अब उत्तर क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन? तो अनिल केजरीवाल साहब। मान लीजिए मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां? अभी बताया हूं, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद कहां? तो यूपी में। यूपी का मुख्यमंत्री तो योगी साहब, तो योगी साहब उसके अध्यक्ष होंगे। तो सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री। और किसी विशेष क्षेत्रीय परिषद का जब अध्यक्ष पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि उसका मुख्यालय जहां पर है उससे संबंधित जो मुख्यमंत्री है उसको वो टिक लगाइएगा। और सभी क्षेत्रीय परिषदों का जो उपाध्यक्ष होता है वो अल्फाबेटिकली क्रम में जो है राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री, उपाध्यक्ष कौन बनता है? तो मुख्यमंत्री। एक एक वर्ष के लिए सभी मुख्यमंत्री उसमें बदलते रहते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो संसद ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति इसका गठन करता है। और क्षेत्रीय परिषद का क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है? तो एक शब्द आता है उसमें कॉमन इंटरेस्ट। तो कभी यदि कॉमन इंटरेस्ट शब्द दिया रहे कार्य में तो फिर इसी को टिक लगा दीजिएगा, ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाइएगा। अंग्रेजी देखकर समान हित, ये टिक लगाना है। और बाकी मैं बोल देता हूं, मतलब समान हित के जो विषय हैं उन पर विचार विमर्श करना। जो राज्य है चाहे संघ शासित क्षेत्र है उससे संबंधित जो समान हित के विषय हैं उन पर विचार विमर्श करना। अब जैसे मान लीजिए अन्य उद्देश्य समझिए, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, जो हम लोग के यहां भाषाई और इस तरह की प्रवृत्तियां हैं उसको रोकना, केंद्र राज्य में सहयोग करना, केंद्र राज्य के मध्य विचारों को आदान प्रदान करना, उसको सक्रिय करना, जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसका सफल क्रियान्वयन करना, सफल क्रियान्वयन करने के लिए राज्यों में आपस में सहयोग करना, एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना, ये सब कार्य। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं बताया कि क्षेत्रीय परिषद आपको पढ़ना है। अंतर्राज्यीय परिषद एक इसमें आता है 263। अंतर्राज्यीय परिषद तो आपको ध्यान होगा कि अंतर्राज्यीय परिषद में जो है करंट में आप लोगों को पढ़ाया भी था और भी बताया था कि अंतर्राज्यीय परिषद इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका पुनर्गठन हुआ है। तो ये पुनर्गठन जो हुआ इसलिए मैं उसमें करंट में भी आपको पढ़ा दिया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद ध्यान रखिएगा।
अब एक चीज इसमें थोड़ा सा और भी बताते हैं। ये सब तो आयोग परिषद था, नीति आयोग, चाहे मान लीजिए प्रशासनिक अधिकरण में पढ़ाया, सीबीआई सीबीसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जैसे एनएचआरसी पढ़ाया था, मान लीजिए नीति आयोग जैसे अभी बताया, राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ाया, अल्पसंख्यक आयोग उस दिन पढ़ाया था आप लोगों को यूट्यूब में, विधि आयोग पढ़ाया था, अंतर्राज्यीय परिषद हुआ, क्षेत्रीय परिषद बताया। एक चीज आप लोग को और पढ़ना है, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय है, इस तरह की चीजों से भी कभी कभी प्रश्न आता है, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि जैसे इस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो हम लोग जो है वो देखा जाए तो ऐसे प्रश्नों को किस तरह से करेंगे। तो यहां पर जैसे मैं बता रहा था अभी कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, ये तो संगठन का प्रश्न आता है। हम लोग को इसमें जो है जैसे दो चीज पढ़ना है। एक तो आप लोग जो इंडिया रखे होंगे या आप लोगों के यहां मैं देखा था व्हाट्सएप पर भी सभी बच्चों को भेजा गया था, तो जो भारत है 2020 प्रकाशन विभाग का, उसमें विभाग मंत्रालय लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको भी देख डालिएगा, जिससे कभी कभी उस पर भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा उप विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो एक तो हम लोग को यह भी ध्यान रखना है कि वहां से भी प्रश्न आते रहते हैं। और इसमें मैं बताया कि जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय है, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय है, पीएमओ, तो जो पीएमओ है वहां से भी प्रश्न आजकल पूछना शुरू कर दिया है। तो हम लोग को थोड़ा सा जो है इन सब प्रश्नों पर भी ध्यान रखना है। एक तो पीएमओ पढ़ लेना है, और दूसरा जो है अभी देखे होंगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी का उल्लेख हो रहा था, मंत्रिमंडलीय सचिव, तो उस पद के बारे में भी जान लेना है, वहां से प्रश्न आ सकता है। तो पहले पीएमओ में बताता हूं। तो देखिए यहां पर भी आपको एक सामान्य पहलू जानना है, अब फिर इसका जो है कार्य आप लिख सकती हैं। किसका क्या कार्य है, क्या शक्ति है। तो देखिए प्रधानमंत्री को सचिवालय सहायता प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता के बाद जो है प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा जो है प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की गई। और जब जनता पार्टी सरकार आई तो जनता पार्टी सरकार ने जून 1977 में जो है इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। तो जनता पार्टी सरकार ने जून 1977 में इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। तो आप जानते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया गया, तो स्वतंत्रता से पहले हमारे यहां जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद हुआ करती थी, उसी तरह की यह संस्था है। और जो हम लोग क्या कार्य आवंटन नियम है जो राष्ट्रपति बनाता है, तो कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत जो है इसको बकायदे प्रधानमंत्री कार्यालय को अलग विभाग का दर्जा दिया गया है। यह भी एक प्रकार से अलग विभाग मंत्रालय है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो प्रधानमंत्री के कार्यों को आसान बनाना है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को जो है सचिवालय सहायता प्रदान करता है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है। और इसमें ये जो है पूरा एक संस्था है, पीएमओ एक पूरी संस्था है। जैसे मान लीजिए पीएमओ का हेड कौन हो गया, प्रधानमंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री, उसके नीचे प्रधान सचिव, फिर इसके नीचे जो है तमाम मीडिया सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अतिरिक्त सचिव, कार्य निष्पादन इकाई, फिर इसके नीचे कार्य करने के लिए जो है तमाम अन्य अधिकारियों को भी, संयुक्त सचिव, निदेशक, विशेषाधिकारी, उप सचिव, तमाम लोगों को रखा गया है। तो पूरा एक संगठन है प्रधानमंत्री कार्यालय। अब प्रधानमंत्री कार्यालय क्या क्या करता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना है।
देखिए, पहला चीज है कि प्रधानमंत्री बहुत सारे, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। अभी चर्चा में भी आया। तो इसके जितने भी प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं संस्थाओं से संबंधित, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, उस संदर्भ में कर्तव्य निर्वहन में जो है ये सहायता देता है। प्रधानमंत्री की यात्रा हुआ, कोई अतिथि आया, जनसंपर्क, इससे संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। प्रधानमंत्री के पास कोई शिकायत है, कोई गंभीर मामला है, नीतिगत मामलों की छानबीन है, इसके मामले में प्रशासनिक सहायता। अभी जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष, उसमें से धन खर्च करना है तो उस संदर्भ में सुझाव देना। जैसे कैबिनेट सचिवालय है, आप लोगों को मेंस में मैं पढ़ाया भी था, सिलेबस में भी है। अन्य विभागों के बीच जो है समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री को जो है संसदीय जो प्रश्न है उसके उत्तर में सहायता प्रदान करना। या मान लीजिए प्रधानमंत्री का मीटिंग जो है बहुत सारी संस्थाओं से होता है, विशेष समितियों से होता है, व्यापार समितियों से होता है, उद्योग परिषद से होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ते होंगे फिक्की और एसोचैम, तमाम बैठक सब हो रहा है कि समस्या का कैसे निदान किया जाए। तो यहां पर जो है किस प्रकार से कब उनको उपलब्ध कराना, कब मिलवाना है, क्या क्या उसमें चर्चा होगा, ये सब पूरा लिस्ट तैयार करना। और पीएमओ में एक चीज और भी दिखाई देता है कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, या प्रधानमंत्री जो है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है, उस संदर्भ में जो है पीएमओ ऑफिस कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो वर्तमान में प्रधानमंत्री निवास ही पीएमओ की भूमिका में है, और आलोचक इसको सुपर कैबिनेट भी कह देते हैं, सर्वोच्च सत्ता का केंद्र भी कह देते हैं, सर्वोच्च मंत्रालय भी कह देते हैं। लेकिन पीएमओ का अपना महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से पीएम जो है सीधे कार्यों को नियंत्रित करता है। संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की संस्थाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जो है व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता है, बल्कि देखा जाए तो उसकी जगह पर जो है पूरे मंत्रिपरिषद का शासन होता है। इसीलिए इस तरह की संस्थाओं की आलोचना की जाती है। एक तो ये ध्यान रखना है। और एक मैं अभी बता रहा था कि हम लोग के यहाँ जो है कैबिनेट सचिव जो पद है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी भारत का सबसे बड़ा अधिकारी भी है कैबिनेट सचिव, तो उसका भी प्रश्न कभी कभी आता है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके बारे में जो है सामान्य पहलू, फिर कार्यावली शक्तियां, देखिए अभी मैं बताया कि सबसे बड़ा अधिकारी केंद्रीय स्तर पर या भारत में सबसे बड़ा अधिकारी, इसलिए जो है देखा जाए तो यहां पर जो है कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री का आंख और नाक, आंख और कान माना जाता है। और आप जानते हैं कि यह न केवल प्रधानमंत्री को सूचना देता है, परामर्श देता है, बल्कि मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित होकर जो है जो मिनट्स तैयार होते हैं, कार्यपत्र तैयार होता है, उसको जो है विभिन्न मंत्रालयों तक पहुंचाने का भी प्रयास करता है। और इसकी जो नियुक्ति होती है 2 या 3 वर्षों के लिए होती है, कोई फिक्स नहीं है कि 5 वर्ष के लिए होगा।
प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही जो है इसकी नियुक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और यहां पे ध्यान रखना है कि ये तमाम जो प्रशासनिक हमारे यहां कार्यालय हैं उनसे संबंध रखता है। इसी तरह से जैसे सिविल सर्विसेज जो बोर्ड है, पढ़ते होंगे आप लोग, सिविल सर्विसेज जो बोर्ड है इसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव ही होता है। कभी कोई प्रश्न भी आता है कि सिविल सर्विसेज जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन है, तो कैबिनेट सचिव। तो मैं बताया कि ये जो पद है ये महत्वपूर्ण पद है। खासतौर से जो है मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें जो कार्यपत्र तैयार किया जाता है, संयुक्त परामर्शी तंत्र के रूप में यह कार्य करता है। जो राष्ट्रीय परिषद उसकी है उसका भी अध्यक्ष होता है। तो आप देख रहे हैं, इसके कार्य को मैं अलग से पॉइंट बता देता हूं। देखिए, पहला इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है अभी जो मैं बता रहा था कि जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना, मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा जो इसका कार्य है, कैबिनेट समितियों को सहायता उपलब्ध कराना। अभी मैं बता रहा था, कैबिनेट समिति का मतलब यहां पर यह है जो एजेंडा बनाया गया है, आवश्यक जो मॉनिटरिंग है, जो फीडबैक है, एजेंडे से संबंधित जो विवरण है, इसके बारे में यह कार्य करता है। और मैं बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कार्य भी है, क्योंकि यह समन्वय स्थापित करता है। राज्य से सूचना प्राप्त करना, विदेशी एजेंसियों से सूचना प्राप्त करना, और सचिवालय के पास स्वयं का भी जो है इंटेलिजेंस होता है। और इस तरह से देखा जाए तो सरकार के पास सूचना देना। और चौथा जो कार्य इसका है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जो सुरक्षा है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, विपक्षी नेता हैं, तो गृह मंत्रालय सहित कैबिनेट सचिवालय की जिम्मेदारी होती है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा की जाए। तो आप लोग पढ़ते हैं जैसे पेपर में Z+ है चाहे Z है, किसको सुरक्षा देना है, कोई बाहर जा रहा है तो कैसे सुरक्षा उसका उपलब्ध होगा, इन सब चीजों की जिम्मेदारी। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है समन्वयकारी कार्य, कि समन्वय स्थापित करता है। अंतर मंत्रालय समन्वय कर सकते हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, कि मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। और अनेक अवसरों पर परामर्शी कार्य भी करता है, जिसमें अभी बता रहा था मॉनिटरिंग का भी कार्य करता है। लेकिन परामर्शी निकाय की भी भूमिका में है। संसद का मान लीजिए सत्र बुलाना है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, कोई मान लीजिए नियुक्ति है, बजट निर्माण में सहयोग है, तमाम अवसरों पर जो है देखा जाए तो परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं कि भारत में जो है जो मंत्रिमंडलीय जो सचिवालय है उसमें जो कैबिनेट सचिव का जो पद है, समन्वयकारी, नियंत्रणकारी, परामर्शकारी, सभी स्वरूपों में दिखाई देता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रशासन तंत्र का दिग्दर्शन है, रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो है आलोचक ये भी कहते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बढ़ी है उसके कारण जो है इस पद की भूमिका कमजोर हुई है। तो ये सब ध्यान रखना है। और जो मैं अभी बताया
कि जो आप लोगों का जो है भारत 2020 है, उसमें जो विभिन्न मंत्रालय हैं उसमें कौन कौन से उप विभाग आते हैं उसका एक लिस्ट तैयार कर लेना है। जो पद सोपानी मैं एक बार आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरह से जो हायरार्किकल क्रम होता है उसको भी 8 लाइन ध्यान रख लेना है। वो भी आप लोगों के भारत 2020 में दिया है। नोट्स में भी मैंने 2 नंबर नोट्स जो आपका है उसके पीछे लिखा गया है, उसको भी आप लोग नोट कर डालिएगा। तो हम लोगों का जो है जो क्लास था पीटी का, इसमें 3 चीजें थी। एक तो बेसिक था, दूसरा जो है गवर्नमेंट से संबंधित था, और तीसरा जो है वो देखा जाए तो सिद्धांत तथा संगठन, इससे संबंधित क्लास था। तो ये हम लोग का सिद्धांत और संगठन से संबंधित जो क्लास है ये समाप्त हुआ। बेसिक में पढ़ा दिया, गवर्नमेंट में पढ़ा दिया, और सिद्धांत और संगठन पढ़ा दिया। अब आप लोगों को क्या करना है कि जैसे यूट्यूब पर जो है वो देखा जाए तो 4 क्लास में करंट की पढ़ाया था, एक तो उसको देख लेना है। उसमें बहुत सारा संगठन पढ़ा रखा हूं। उसमें 2 दिन आईआर का पढ़ाया था, 2 दिन जो है आईजीपी का पढ़ाया था, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पढ़ाया था, उसको देख लेना है। अब फिर जो है आगे भी यूट्यूब पर समय समय पर जो है वो देखा जाए तो कुछ चीजों पर मैं चर्चा करता रहूंगा, उसको भी देख डालना है। तो ये हम लोग का जो पीटी का, पोल्टी पीटी का जो सिलेबस है आप लोगों का, ये जो पोल्टी पीटी का सिलेबस है, तो सामान्यतः जो है ये चीज हम लोग को पढ़ना था। इसमें एक चीज और भी है जो आप लोगों के सिलेबस में जैसे लिखा होगा, उसको भी हम लोग को पढ़ना है। उसमें जो है एक लिखा होगा सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी। तो वो पब्लिक पॉलिसी जो शब्द लिखा है वो हम मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि वो क्या चीज होता है। सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी। पीटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा होगा अधिकार संबंधी मुद्दे। तो अधिकार संबंधी मुद्दों का मतलब है कि जैसे मान लीजिए महिलाओं का, बच्चों का, इससे संबंधित जो करंट की घटनाएं होती हैं, आयोग परिषद है, उससे प्रश्न आ जाते हैं। और दूसरा एक टॉपिक है सार्वजनिक नीति, जैसे अधिकार में अलग से पढ़ाया भी था। और एक टर्म लिखा होगा पब्लिक पॉलिसी, तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ाता हूं। तो उसमें बता रहा था कि एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के रखा गया है सार्वजनिक नीति। तो एक तो सार्वजनिक नीति का एक सिद्धांत होता है, सार्वजनिक नीति का सिद्धांत होता है, और दूसरा इसका जो है व्यवहारिक पक्ष होता है। तो ये जो व्यवहारिक पक्ष है, जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी, जो हम लोग के यहां तमाम नीतियां बनाई जाती हैं, उससे भी कभी कभी 1-2 प्रश्न आता है। तो ये जो है जो समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, इन समसामयिक घटनाओं से संबंधित होता है। कुछ जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा करंट में, यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा। और इसका सिद्धांत यहां पर मैं पढ़ा देता हूं। सिद्धांत में जो है सबसे पहले इसका अर्थ जानना है, फिर इसका जो है विशेषता जानना है, फिर इसका प्रकार जानना है, अब फिर थोड़ा सा इसका जो है मैं विश्लेषण बोल दूंगा कि इसका क्या महत्व है और क्या इसकी समस्या है। अब समझिए, सार्वजनिक नीति का जो जन्मदाता है वो वुड्रो विल्सन है। उसने किताब लिखा था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही जो है उसने राजनीति और प्रशासन के बीच जो है अलगाव पर बल दिया था, और ये कहा था कि राजनीति का मुख्य कार्य जो है सार्वजनिक नीति का निर्माण करना होना चाहिए। तो आप जानते हैं ये बात जो उसने कहा था, यहीं से सार्वजनिक नीति की शुरुआत होती है। वुड्रो विल्सन ने जो लिखा कि राजनीति और प्रशासन के बीच अलगाव पर बल दिया,
और ये कहा कि राजनीति का मुख्य कार्य जो है सार्वजनिक नीति का निर्माण करना होना चाहिए। यहीं से जो है सार्वजनिक नीति शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ। सार्वजनिक नीति का मतलब ये होता है कि सरकार का बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सरकार को योजना बनाने, कार्य करने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। मतलब कह सकते हैं कि सार्वजनिक नीति का मतलब है सरकारी क्रियाओं का सारतत्व। सरकारी क्रियाओं का सारतत्व। अब इसका विशेषता क्या क्या है, इसका मैं बताया कि थ्योरी में पढ़ाता हूं। इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, जो सरकार की क्या पॉलिसी है, उससे संबंधित आता है। तो इसका सिद्धांत यहां पर मैं पढ़ा दूं। देखिए, जैसे पहली विशेषता यह है कि यह सरकारी कार्यों से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य जो है समाज के हितों की पूर्ति करना है। सरकारी कार्यों से संबंधित होता है, इसका उद्देश्य समाज के हितों की पूर्ति करना है। दूसरा विशेषता है कि सार्वजनिक नीति जो होता है वर्तमान और भविष्य दोनों संदर्भों को रेखांकित करता है। जैसे सामाजिक न्याय के उदाहरण वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है। तो सार्वजनिक नीति केवल वर्तमान से संबंधित नहीं, भविष्य को भी रेखांकित करता है। और तीसरा विशेषता इसका है कि सार्वजनिक नीति जो होता है सरकार की औचित्यता को रेखांकित करता है। सरकार की औचित्यता को रेखांकित करने का मतलब सरकार वास्तव में क्या करना चाहती है। और चौथा बात होता है यह गतिशील अवधारणा है, समय परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जैसे मान लीजिए कोरोना के पहले पब्लिक पॉलिसी और कोरोना के बाद के पब्लिक पॉलिसी, 1990 के पहले और 1990 के बाद देखिए नई आर्थिक नीति। और जो सार्वजनिक नीति होता है बहुआयामी लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करता है। कोई आंतरिक समस्या है, बाह्य समस्या है, उन सब समस्याओं को समेकित रूप से देखने का प्रयास किया जाता है। तो मैं बताया कि पब्लिक पॉलिसी का आपको थ्योरी आता नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरी थोड़ा सा जान लेना है कि पब्लिक पॉलिसी का क्या अर्थ होता है, पब्लिक पॉलिसी का क्या अर्थ है, पब्लिक पॉलिसी की क्या विशेषता है। अब इसका जरा प्रकार मैं कुछ बताता हूं। अब जानते हैं कि जैसे इसके प्रकार में जो है एक होता है मूलभूत नीति। मूलभूत नीतियां आप लोग सोशल जस्टिस में भी इसको पढ़ते हैं। जो जीएस सेकंड जो लोग पढ़े होंगे, सोशल जस्टिस में मैं इसको पढ़ाया था आप लोगों को, वहां पर भी पढ़ना है। तो वहां पर हम लोग व्यापक रूप से इसको पढ़े थे, लेकिन यहां पर हम लोग व्यापक रूप से नहीं, यहां पर जो है हम लोग देखा जाए तो इसको थोड़ा सा जो है केवल हल्का सा जानेंगे थ्योरी। मूलभूत नीति का मतलब सब्सटेंटिव पॉलिसी। सब्सटेंटिव पॉलिसी का मतलब होता है कि समस्त समाज के कल्याण और विकास से संबंधित जो नीतियां होती हैं, मतलब किसी वर्ग विशेष या समुदाय से संबंधित नहीं, जो समस्त समाज को प्रभावित करती हैं, उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। दूसरा जो नीति होता है, दूसरा जो प्रकार है, उसको बोलते हैं वितरणात्मक नीतियां, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब है कि ऐसी नीतियां जो किसी विशेष जाति, समुदाय, वर्ग को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती हैं। यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से जुड़ी है, जैसे आरक्षण से संबंधित नीतियां,
और तीसरा चीज है, तीसरा जो इसका प्रकार है, मतलब वितरणात्मक नीति का मतलब वितरणात्मक न्याय से किसी विशेष जाति, वर्ग, समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार जो विशेष प्रयास करती है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से जुड़ी जो नीतियां हैं उसको इसमें समाहित किया जाता है, जैसे आरक्षण में बताया। तीसरा इसका प्रकार है नियामक नीतियां। नियामक नीतियां, रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी मतलब समाज में चल रही जो व्यवस्था है, उद्योग है, व्यापार है, सुरक्षा है, संचार है, इसको नियमित करने के लिए सरकार जो है जो पॉलिसी बनाती है, जैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति, उसको इसमें शामिल किया जाता है। और एक होता है कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, पूंजीकरण नीतियां। कैपिटलाइजेशन पॉलिसी कैपिटलाइजेशन पॉलिसी का मतलब ऐसी नीति जिसके माध्यम से केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों के बीच जो है वित्त का बंटवारा होता है। जैसे केंद्र सरकार अनुदान सहायता देता है, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे कि सभी केंद्रीय करों में से जो है राज्यों को हिस्सा दिया जाता है। एक प्रकार से क्या हुआ, पूंजीकरण नीतियां। ये इसके 4 प्रकार हैं। अब थोड़ा सा सुनिए, अब थोड़ा सा मैं इसका कथन कारण का कभी प्रश्न आए तो महत्व बोल देता हूं 2-3। देखिए, सार्वजनिक नीति जो है एक प्रकार से जनता और सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करता है, क्योंकि सार्वजनिक नीति जो है जनता की इच्छा को ही अभिव्यक्त करता है। इससे जनता सरकार पर विश्वास करती है और सरकार को हमेशा ये चेतना रहती है कि जो हम काम कर रहे हैं वह जनता के हित में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक नीति के कारण ही, इसको लोक नीति भी कह सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के कारण ही जो है सरकार आंतरिक और बाह्य समस्याओं के निदान के लिए निरंतर प्रयास करती है। सरकार पर एक नैतिक दबाव भी बना रहता है, नए मूल्यों का विकास भी होता है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती है, सरकार में रचनात्मक क्षमता बनी रहती है, जैसे ट्रिपल-P की अवधारणा। भाई, सरकार को एक स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है, अनिश्चय की स्थिति में सरकार नहीं रहती है, सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य करती है। और दूसरी तरफ नागरिक सशक्तिकरण को भी इससे बढ़ावा मिलता है, लोगों में चेतना भी आती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। तो कभी पूछे इसका कथन कारण तो ये ध्यान रखकर, इसको ध्यान में रखकर टिक लगाना है। देखिए, समस्या भी है, लेकिन पीटी में समस्या नहीं, सुन लीजिए केवल। भाई, भारत जैसे देश में विश्वसनीय और आवश्यक आंकड़े नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति का भी विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है, सूचनाओं के प्रबंधन की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण समस्या आती है पब्लिक पॉलिसी बनाने में। और सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न विभागों में, उप विभागों में समन्वय भी नहीं हो पाता है, तो सरकार की जो नीति होती है उसको लागू करने में भी समस्या आती है। भारत में सत्ताधारी दल है तो सार्वजनिक उद्देश्य से प्रेरित न होकर वोट बैंक की राजनीति में भी कार्य कभी कभी करने लगता है, जिसके कारण भी जो है सार्वजनिक नीति का जो उद्देश्य है वो प्रभावित होता है। ये सब उसमें समस्या है। तो मैंने आप लोगों को जो है, अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि इसमें बेसिक वाला जो पोर्शन है वो हम लोग खत्म कर दिए।
गवर्नमेंट वाला जो पोर्शन है वो आपने पढ़ लिया, और तीसरा पोर्शन सिद्धांत और संगठन का था, ये खत्म हो गया। तो ये पोल्टी पीटी का जो क्लास है, जो आईएएस में पीसीएस में सामान्यतः जो है पूछा जाता है, हर जगह परीक्षा में आता है। तो आप देखते हैं कि ये सिद्धांत और संगठन, तो सिद्धांत तो पीसीएस में नहीं आता है, लेकिन संगठन अवश्य आता है। आईएएस में सिद्धांत से भी संबंधित प्रश्न आना शुरू हो गया है। तो ये तीनों पोर्शन हम लोग का समाप्त हुआ। ये हम लोग का पीटी का क्लास समाप्त हुआ। और मैं बताया कि पीटी के क्लास के साथ जो है आप लोगों को नोट्स भी उपलब्ध होता है। तो उसमें 1 नंबर नोट्स होगा, एक 2 नंबर होगा, एक 3 नंबर होगा, और एक 4 नंबर जो है वो देखा जाए तो कुछ उसमें मुद्दों से संबंधित नोट्स होगा। एक क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को मिलता है जिसमें 4000 क्वेश्चन होंगे। तो ये आप लोगों को जो है पीटी में नोट्स भी उपलब्ध होता है। और समय समय पर यूट्यूब पर क्लासेस भी चलती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये क्लास यहीं पर जो है समाप्त होता है। और सभी लोगों को धन्यवाद, और सभी लोगों को जो है परीक्षा के लिए हमारी तरफ से शुभकामना, कि सभी लोग जो है जल्दी से परीक्षा पास करके आप सभी लोग आइए, मेंस दिया जाए। सभी लोगों को थैंक यू।